और मैं डॉक्टर राज। दोस्तों आज आपसे बात करने वाला हूं भारत के संविधान के भाग 5 संघीय कार्यपालिका द यूनियन एग्जीक्यूटिव। दोस्तों देखिए, इससे पुराने सारे वीडियो मैं आपको क्रमवाइज देता चला रहा हूं और सब लोगों का आपका बड़ा स्नेह मुझे मिला और आप मुझे अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत आपका आभारी हूं मैं। और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल को शेयर करिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बड़ा आभारी हूं मैं। चलो दोस्तों हम बात करते हैं संघीय कार्यपालिका के बारे में। देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की सरकारें स्थापित की जाती हैं। दो प्रकार की सरकारें, एक होती है दोस्तों संसदीय सरकार यानी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक सरकार यानी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। देखिए, लोकतांत्रिक जो सरकार है, संसदीय सरकार, लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जो संसदीय सरकार है वो दोस्तों भारत के अंदर पाई जाती है और जो अध्यक्षात्मक सरकार है वो दोस्तों अमेरिका के अंतर्गत पाई जाती है। तो अमेरिकन सिस्टम के अंतर्गत, अमेरिका के अंतर्गत जो बात हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे संसदीय, हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं संसदीय सरकार में। तो संसदीय सरकार में राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति का जो स्थान होता है कार्यपालिका में औपचारिक प्रमुख का होता है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति सारी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। दोस्तों सारी पावर मंत्रिपरिषद के अंदर निहित होती है। आप चाहे तो लिखते जाइए, संसदीय सरकार में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि समस्त या वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के अंदर निहित होती है, छपाई होती है। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और इसके सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो लोकसभा के प्रति, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, वो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जबकि दोस्तों अध्यक्षात्मक सरकार के अंतर्गत, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका का प्रधान क्या होता है, अपना पावर में होता है, अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधानमंडल से स्वतंत्र होता है, जैसे कि अमेरिका। दोस्तों एक और बात मैं बताऊंगा आपको, एक तीसरे प्रकार की एक कार्यपालिका होती है, कुछ देशों में पाई जाती है, वो है सामूहिक कार्यपालिका, जिसे बोलते हैं प्लूरल एग्जीक्यूटिव। मेरी बात समझने की कोशिश करिए आप। सामूहिक कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव क्या होती है, इसमें, इसके अंदर, इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, एक व्यक्ति में पावर केंद्रित नहीं होती। जो पावर होती है, एक व्यक्ति प्रधान नहीं होता इसके अंदर। इसके अंतर्गत सेविंग, जैसे स्विट्जरलैंड है, वहां पर प्लूरल एग्जीक्यूटिव पाई जाती है। वहां पर 7 सदस्यों का क्रम होता है और हर टाइम के अनुसार हर एक व्यक्ति अध्यक्ष पद प्राप्त करता है। ये होता है प्लूरल एग्जीक्यूटिव। दोस्तों मंत्रिपरिषद की हम बात कर रहे हैं, तो मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है एक दूसरे के मतलब वहां पर समान होते हैं, ठीक है। अब भारत के बारे में बात करें तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के समान है, ब्रिटेन की प्रणाली से अपनाई गई है। लेकिन अंतर क्या है, भारत गणराज्य है, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत क्या होता है, वंशानुगत होता है। और वहां पर संविधान की जो ब्रिटिश सम्राट की भारत के राष्ट्रपति समान है। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट की स्थिति का अंतर है, वो है वहां का पद वंशानुगत होता है, यहाँ दोस्तों चुनाव होता है। और आपने देखा राष्ट्रपति चुनाव होता है, बहुत से कहेंगे चुनाव को होता है, बिल्कुल होता है, यानी अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों। तो भारत का जो चुनाव की प्रक्रिया है वो सारी सिस्टम हम पढ़ेंगे अब क्रम से। हम अब बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। देखिए दोस्तों, भारत का संविधान में भाग 5 अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78, हम दोस्तों एक तरफ से आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, आपको मैं बता दे रहा हूं। हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्रमवार मंत्रिपरिषद सिस्टम को पढ़ेंगे। या आप कहेंगे आपसे एक तरफ से आर्टिकल नहीं पढ़ाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो बात कर रहे हैं हम लोग भाग 5, संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 के अंतर्गत आर्टिकल 52 से 72 के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका के बारे में विवेचन किया गया है। आप जानते हैं दोस्तों, मैं पिछले वीडियो बता चुका हूं, कार्यपालिका, विधायपालिका और विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ होते हैं दोस्तों। और मैंने आपको 4 बताए थे, चौथा स्तंभ प्रेस होता है, मीडिया, जो कि लोकतंत्र का मूल अधिकारों के लिए स्वतंत्र प्राप्त हुआ है। तो भारतीय शासन प्रणाली उन 3 स्तंभों पर टिकी हुई है दोस्तों, कार्यपालिका,
और न्यायपालिका पद। देखिए इस कार्यपालिका की जो विधियां हैं उसके अनुसार शासन का संचालन चलता है और हम शासन का संचालन करते हैं। मैं आप सारी बातें आपको बता चुका हूं। न्यायपालिका क्या करती है, विधायिका द्वारा निर्मित विधियों पर विवाद की स्थिति में क्या करती है, उसको समाधान प्रस्तुत कर देती है। ये होती है न्यायपालिका विधायिका के कार्य। विधायिका कानून का निर्माण करती है। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। देखो भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे भारत का राष्ट्रपति। हमारे भारत का राष्ट्रपति एक भारत का प्रधान होता है, संघीय कार्यपालिका का हेड होता है। दोस्तों अब बात होती है कि राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है क्या, राष्ट्रपति के पास बहुत पावर होती है और कुछ भी नहीं होती दोस्तों। लेकिन हम एक एक उसके कार्य कितनी पावर है, सारी पावर के बारे में हम एक एक करके दोस्तों बात करेंगे। तो एक आर्टिकल 53 का 1 क्या कहता है दोस्तों, आर्टिकल 53 का 1। अब मैं एक एक आर्टिकल स्टेप से अलग अलग बताता जाऊंगा। अनुच्छेद 53 का 1 क्या कहता है, देखिए क्या कहता है कि भारत की जो कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति में निहित है और कार्यपालिका की शक्ति जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। 53 का 1 क्या कहता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, संघीय सभी कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। ये दोस्तों सिंपल सी बात। आर्टिकल 53 का 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, लिखिए। आप लिख सकते हैं भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित होती हैं, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। ठीक है दोस्तों, अगला पड़ाव है हमारा राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता यानी क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए इस योग्यताओं का वर्णन संविधान के आर्टिकल 58 में किया गया दोस्तों। आप एक एक आर्टिकल को स्टेप से पढ़ते जाएंगे। संविधान के आर्टिकल 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। तो क्या वर्णन है, देखिए नंबर 1, वो भारत का नागरिक हो। आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, हमारे भारत के अंदर भारत के मूल का भारतीय व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। हम विदेशी मूल के व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर सकते। ठीक है। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। ठीक है दोस्तों। नंबर 3, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो ये, और दोस्तों एक बात और, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के, राज्य सरकार के या किसी स्थानीय प्राधिकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। लाभ का पद तो राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं होगा। देखो लाभ के पद के बारे में बहुत बहस हुई, बहुत सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया, लेकिन लाभ के पद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संघ और राज्यों के मंत्रियों के लाभ का पद नहीं माना जाता है, उसको लाभ का पद नहीं माना जाता। लाभ के पद के लिए उम्मीदवार, जो हम राष्ट्रपति के पद की बात कर रहे हैं, तो लाभ के पद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्रियों को पद को राज्य का लाभ का पद नहीं मिला। यानी सरकारी नौकरी में है तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। देखिए तो उसमें फाइनली डिसीजन आप देना पड़ेगा। नंबर अगली बात, राष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार का नाम कैसे सामने आता है। हर एक कोई राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। 50 मतदाताओं द्वारा कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा और 50 ही मतदाताओं द्वारा अनुमोदन और प्रस्तावन दोनों, यानी 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। 50-50 तभी अब ये लोग, पहले 1998 की बात करें, 1998 से पहले ये संख्या 10-10 की थी। तो आसानी से तो मतदाता जो एमएलए एमपी उस टाइप से, तो जो वोट देंगे, मतदाता कौन होता है राष्ट्रपति चुनाव में, यानी लोकसभा राज्यसभा के एमएलए एमपी, वो मतदाता होते हैं। तो उनका पहले 10-10 का था प्रस्तावक और 10 अनुमोदन, प्रस्तावक और अनुमोदन। तो दोस्तों 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदन, अब 50-50 हो गया।
1998 तक 10-10 थे, 1998 के बाद 50-50 हो गए और इसकी जमानत की राशि 15,000 रुपए। कितने? 15,000 रुपए जमानत राशि। और देखो जमानत है ना, जमानत जब्त हो गई तो जमानत राशि तो 15,000 रुपए हो गई। आपने सुना होगा जमानत जब्त हो गई। दोस्तों जमानत जब्त कब होती है? जमानत जब्त होती है, मैं आपको बहुत मजेदार बात कर रहा हूं, सुनिए। आपने बहुत सुना होगा जमानत जब्त हो गई, लेकिन हम नहीं समझ पाते जमानत जब्त होती क्या है। कुल वैध मतों का, जो वोट पड़ते हैं, कुल वैध मतों का 1/6 जितने वोट पड़ते हैं उसमें वैध मत, खराब मत नहीं, वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त न हो तो जमानत की राशि जब्त हो जाती है। समझ गए आप? जितने वोट पड़े उसमें वैध वोट, खराब वोट नहीं, वैध है जो मान्य है, उन वोट का 1/6 भाग, 1/6 भाग अगर नहीं मिलते हैं तो अभी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। इसके देखो मजेदार बात, आगे चलिए। राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर है तो उस निर्वाचन की तिथि से जिस दिन वो नामांकन करेगा रिक्त माना जाएगा, क्योंकि वैसे तो इस्तीफा दे ही देते हैं मोस्टली तो। और राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की अवधि के अंतर्गत पद ग्रहण नहीं कर सकता कोई भी। आर्टिकल 59 में कहा गया, आर्टिकल 59 में कहा गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समय, अपने कार्यकाल की अवधि में कोई भी अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। आर्टिकल 59 साफ साफ बोलता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता। देखिए आर्टिकल 57 क्या कहता है, आगे पीछे मिलेंगे आपको सभी आर्टिकल। आर्टिकल 57 कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन के योग्य है, क्योंकि इस बार में संविधान ने कोई बात क्लियर नहीं की है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कहने का मतलब पुनः निर्वाचित हो सकता है पुनर्निर्वाचन के लिए। और ऐसा एक बार हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 52 में और 1957 में 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुना गया है। ठीक है, तो इस टाइप से आगे बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? यानी इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज कौन होता है, कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में? निर्वाचक मंडल। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात करें तो आर्टिकल 54 कहता है, आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल के बारे में बात करता है। तो ऐसा निर्वाचक मंडल होगा नंबर 1, इसमें संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा एंड राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा में 2 होते थे, अब चेंज कर दिया, आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा में आपको 2 एंग्लो इंडियन होते थे, वो भी खत्म कर दिए गए, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा में जो निर्वाचित, जो निर्वाचित यानी जो लोग मनोनीत होते थे वो इसमें नहीं लिए जाते। जो लोग सरकार से चुन के आते हैं, जनता द्वारा चुन के आते हैं, वे लोग लिए जाते हैं। और राज्यों की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी निर्वाचित सदस्यों को इसमें दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात बता दें, इसमें 2 राज्य ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, उनके लोग लिए। 70वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, एक 70वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इस संशोधन में एक नियम बदला गया, इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी। देखिए दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और भारतीय राजधानी नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है, वो है केंद्र शासित प्रदेश, उसको और पांडिचेरी को उसके शासित राज्यों में विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी पांडिचेरी एंड दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली, लिख सकते हैं आप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये इन दोनों के सभी निर्वाचित सदस्य एमएलए भाग ले सकते हैं। ठीक है, और जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है में संसद और राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। कहने का मतलब जो लोग मनोनीत होते हैं और चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो,
वो इसमें शामिल, रियल एमएलसी हो वो इसमें शामिल नहीं किए जाते। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है? राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 55 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 55 देखो, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आर्टिकल 55 में दी गई दोस्तों। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में इस सिस्टम को दिया गया और उसमें कहा गया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्यमणीय मत प्रणाली द्वारा इसका निर्वाचन होगा। इस निर्वाचन में गुप्त मतदान होगा और ऐसे निर्वाचन देखो, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन सिस्टम है आर्टिकल 55 में तो क्या कहा गया? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा और ऐसा निर्वाचन गुप्त होगा और यहाँ तक कि यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के मापन में क्या होगा? एक रूपता रखी जाएगी। यानी एक रूपता क्यों रखी जाएगी? क्योंकि नहीं तो फिर विवाद होगा कि हमारे यहाँ एक लिया कि दो लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो सिद्धांतों को अपनाया गया दोस्तों, समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत। समरूपता और समानरूपता यानी उसका नियम बनाया गया। उस नियम के आधार पर यह सिस्टम बनाया गया कि किस टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे उस कैलकुलेशन को। तो दोस्तों देखिए, किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य, इसका लिख लीजिए फॉर्मूला, किसी भी विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे निम्न सदन के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणा 1000। दोस्तों ये सब कंडीशन लागू होती है। तो इस टाइप से हम गणना करते हैं। एकल संख्यमणीय प्रणाली में देखते हैं हम लोग कि एक व्यक्ति का वोट बैंक निकालते हैं डिवाइड करके। तो न्यूनतम कोटा मतगणना में न्यूनतम कोटा बराबर होता है कुल बड़े वैध मत बटे 2 + 1। तो इस टाइप की कंडीशंस के आधार पर हम लोग वोटों का आधार निकालते हैं दोस्तों। देखिए अब आती है राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56, कौन सा आर्टिकल नोट कर लीजिए, आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। यानी जिस दिन पद ग्रहण किया है उस तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा। किंतु क्या होता है, वो 5 वर्ष से पूर्व भी कभी भी अपना पद त्याग कर सकता है। उपराष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति उसको पद त्याग कर सकता है। और यह ध्यान रखिए, कभी भी राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है तो आर्टिकल 61 के तहत ये उपबंध है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। चलिए, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया होती क्या है? देखिए, तो अब महाभियोग प्रक्रिया जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जरूर देता है। यानी ध्यान रखिए लाइन को, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जब उपराष्ट्रपति को देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, अगला पड़ाव है आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 क्या कहता है दोस्तों? देखिए, आर्टिकल 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की जो 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही नए राष्ट्रपति चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। और यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग द्वारा अगर किसी कारण से खाली होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 महीने के भीतर कराना आवश्यक होगा। यानी 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक हो दोस्तों। समझिए, राष्ट्रपति की असामयिक मृत्यु हो जाए, त्याग पद दे दे, महाभियोग द्वारा पद खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर चुनाव करा करके उसको भरा जा सकता है। और दोस्तों चुनाव ध्यान रखिए, जैसे जो मध्यावधि चुनाव होता है उसके द्वारा कोई राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर ग्रहण करता है तो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपना धारण करता है। यानी अब मानो 3 वर्ष के अंदर राष्ट्रपति कोई खत्म हो जाते हैं
प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है हम, तो ये मत समझिए यहां से दोबारा चुनाव होगा, इलेक्ट होगा तो यहां से फिर 5 वर्ष चुना जाएगा। ऐसे नहीं कि यहां से चुना जाएगा, ऐसे नहीं। अगर ये प्रेसिडेंट चले गए, यहां से इलेक्शन होगा तो ये 5 वर्ष के लिए, ऐसा नहीं होगा। ऐसे कई बार क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए दे दिया जाता है, तो पूरा टाइम कार्यकाल करेगा। राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञा। शपथ किसकी लेता है राष्ट्रपति? मैं आपको महाभियोग पढ़ाऊंगा भी, 2 मिनट रुकिए, आगे क्रम में चलते हैं। राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा, आर्टिकल 60 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो, यानी उनकी, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अथवा उनकी जो अनुपस्थिति होगी तो सुप्रीम कोर्ट के जजों में मेन जज होंगे, हेड जज होंगे, वो शपथ दिलवाते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, नोट कर लीजिए, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, यानी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, तथा जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहकर शपथ ग्रहण करते हैं। यानी राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप आर्टिकल 60 में ही दिया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आपको अनुसूची पढ़ा चुका हूं, उसमें मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के शपथ का प्रतिज्ञान आर्टिकल 60 में दिया गया है, अनुसूची 3 में नहीं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञान नहीं दिया। राष्ट्रपति के अगर वेतन भत्तों की बात करें दोस्तों, तो 59 के 3 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति का जो पद और वेतन भत्ते हैं वो क्या है? भत्ते वेतन संसद जो विधि द्वारा नियत करे। आज के समय में दोस्तों देखो 5 लाख रुपए है राष्ट्रपति का, और इसको भारतीय संचित निधि से दिया जाता है और आयकर मुक्त होता है दोस्तों। राष्ट्रपति को जितने भत्ते वेतन पर लब्धियां दी जाती हैं वो कम नहीं किए जाते उसके दौरान, और 59 में ये कहा गया, और उसको टैक्स फ्री होता है सब कुछ। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया राष्ट्रपति का शपथ। अब महाभियोग की बात करते हैं। ये हो गया भत्ते, शपथ, और बात होगी महाभियोग। राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करें तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में दी गई दोस्तों। महाभियोग होता क्या है? यानी संविधान का अतिक्रमण, बताया था मैंने, संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों। देखिए समझ पा रहे हैं आप? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में दिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया कैसे आती है? संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई गई प्रक्रिया होती है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे दोस्तों? इस अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में कैसे होती है? देखो, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। महाभियोग संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, लेकिन इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, और प्रस्ताव की सूचना पर उसके सदन के कम से कम, प्रस्ताव सूचना तो होगी लेकिन उसके कम से कम सदन के 1/4 सदस्य, 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस क्या होंगे कि हस्ताक्षर होना जरूरी है। और अगर इस आशय का प्रस्ताव अगर प्राप्त हो जाता है तो ये पटल में रखा जाता है, और फिर वो सदन, यानी मान के चलिए राज्यसभा में रख दिया, तो 1/4 मेंबर इसके होने चाहिए, यानी प्रस्ताव जब आएगा, और 14 दिन की सूचना 14 डेज बिफोर राष्ट्रपति को खबर देनी होगी। उसके बाद दोस्तों जब ये रखा जाएगा 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको पास किया जाएगा, 2/3 बहुमत के साथ इसको पास किया जाएगा। तब अगले, ये समझ में आ गया 2/3, लेकिन अगले सदन में भी इसको लिए आगे जांच के लिए भेजा जाएगा, और अगले सदन में जांच के लिए भेजा जाएगा तो अगला सदन जांच करेगा कि ये जो महाभियोग आया क्या सही या गलत है। अगर जांच में सही पाया जाता है और जांच सही पाने के बाद अगला सदन 2/3 बहुमत से पास कर देता है, तो उसी समय राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा? उस पद से रिक्त समझा जाएगा और राष्ट्रपति का पद समाप्त खाली हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के अब चुनाव की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की बात क्या है? राष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो गया तो उस समय पद रिक्त माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर चुनाव होगा, प्रक्रिया 6 माह के अंदर पद भरना पड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई विवाद होता है दोस्तों, उस विवाद को पूर्ण करने के लिए आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है कि 71 क्या कहता है
कि जो भी विवाद होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो विवाद का संबंधी विनिश्चय जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और उसका निर्णय ही अंतिम होगा। दोस्तों देखिए एक बात और समझ लीजिए, कई चीजें हैं चुनाव में, निर्वाचन मंडल में। आपको बता दूं 11वां संविधान संशोधन हुआ था 1961, 11वां संविधान संशोधन 1961। उसमें क्या कहा गया दोस्तों समझिए, इसमें कहा गया अनुच्छेद 71 को खंड 4 को जोड़कर प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कुछ पद रिक्त हैं। अतः यदि किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचन राष्ट्रपति निर्वाचन से भंग हो जाती है तो उसका निर्वाचक अवैध नहीं होगा। और संशोधन डॉक्टर खरे के मामले पश्चात किया गया। मैं बताता हूं आपको कैसे। मान के चलिए सभी राज्यों में विधानसभा है, अब चुनाव हुआ, किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है, कोई ऐसी घटना घट जाए 4 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। अब असामयिक मृत्यु के समय राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, तो जब असामयिक मृत्यु हो गई तो ये इसके पीछे कोई विवाद खड़ा नहीं होगा, खाली तो खाली है। वैसे चुनाव से पहले, राष्ट्रपति निर्वाचन से पहले सभी पदों को पूर्ण रूप में भरने की कोशिश की जाती है, भरे जाते हैं। भरने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं, चुनाव कराते हैं निर्वाचक मंडल के आधार पर, यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। दोस्तों देखिए आपको राष्ट्रपति के बारे में आप सब जानते भी हैं, राष्ट्रपति के बारे में मेरी बात मैंने बताई आपको। राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, सारी कंडीशन समझिए बात। तो ये बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, लेकिन मेन क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शक्तियां। दोस्तों तो राष्ट्रपति शक्तियां कितने प्रकार की शक्ति पाई जाती हैं, राष्ट्रपति के अंदर निहित है, यानी शांतिकालीन, आपातकालीन और 2 शक्तियां पाई जाती है। मेन शक्ति 2 है, शांतिकालीन और आपातकालीन। आपात में 3 प्रकार की होती है, शांतिकालीन में अलग अलग होती है। तो इन सब बातों का विश्लेषण हम अगली क्लास में करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करिए, राष्ट्रपति के बेस को पूरा जब तक आप सही समझेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक आप राष्ट्रपति की पूरी प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे, राष्ट्रपति की पावर्स को नहीं समझ पाएंगे। द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन यू अंडरस्टूड एट द टाइम व्हेन यू विल प्रिपेयर द बेसिक नॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। ओके दोस्तों, तो मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। आप सब होशियार बच्चे हैं, सब तैयारी करते हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। मैं यही चाहता हूं आप लोगों से, आप बेस को क्लियर करिए। बेस पढ़ने के बाद मैं आपको बहुत अच्छा मटेरियल आगे देने वाला हूं। तो राष्ट्रपति की पूरी शक्तियां अगली क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। मेरी अगली क्लास में आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। और दोस्तों मेरा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और सो दोस्तों सुनिए, मैंने भारत का भूगोल का नया सीरीज शुरू कर दी है, अगली क्लास शुरू कर दी है। उस क्लास में मैंने भारत के भूगोल का भौगोलिक परिचय, हिंद महासागर का भौगोलिक स्थिति, हिंद महासागर की स्थिति बता चुका हूं दोस्तों। क्रम वाइज में अगले वीडियो आपको देता रहूंगा, आप ध्यान से मेरी वीडियो सुनते रहिए। और मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, विश्व का भूगोल, जिसमें के कुछ ऐसे टॉपिक्स में देने वाला हूं। उन टॉपिक्स में आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी है मेरी है। अब वो गारंटी है, जिस बार पेपर आते क्वेश्चन जरूर आता है, वो अलग बात है इस बार नहीं आए, लेकिन मैं कुछ टॉपिक ऐसे दूंगा, 25-30 टॉपिक दूंगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। वर्ल्ड का भूगोल, विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगली सीरीज में शुरू करने वाला हूं दोस्तों। तो उस सीरीज के लिए आप मेरा साथ देते रहिए दोस्तों, क्लास सुनते रहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।